फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी ब्रू आर्मी। काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपने टारगेट और अपने गोल्स के लिए। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमें अपने होता है ना कि टारगेट को अचीव करने के लिए बीच में ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप जानते हो, अभी भले ही एग्जाम हो ना हो, या फिर अगले महीने हो, या फिर उससे अगले महीने हो, या फिर दिसंबर जनवरी तक हो, बट देखो एग्जाम तो होने हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी जेई और नीट के एग्जाम शेड्यूल हो चुके हैं, एडमिट कार्ड उनके मतलब रिलीज हो चुके हैं। तो ऐसे ही हमारा भी इंजीनियर आर्मी, पता है ना आपको इस बार हमारा कितना कंपटीशन होने वाला है। कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, वो भले एसएससी जेई का हो। जब पिछली बार ही 150 कट ऑफ गई थी, तो इस बार तो 160 का सोचकर चलना है। मतलब पेपर चाहे टफ आ जाए या फिर कट ऑफ चाहे कम चली जाए, बट हमें अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग रखनी है कि मतलब हमारा एक होता है ना कि कट ऑफ का एक क्राइटेरिया होता है ना, उसको फुलफिल कर ले। क्योंकि काफी टाइम मिला है लोगों को, है ना, पढ़ने के लिए। अब नॉन टेक वाला पोर्शन भी काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं सब लोग, ठीक है। जो टेक्निकल के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने अपना नॉन टेक स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और जो नॉन टेक में स्ट्रॉन्ग थे ना, उन्होंने अपना टेक्निकल अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो इसी के बारे में अपन आज बात करेंगे। आरपीएससी एसीएफ एरिया कंजर्वेटिव ऑफिसर, है ना, और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो पोस्ट निकली हुई थी, उसके क्या पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसकी मतलब होता है ना कि क्या उसका सिलेबस है, ठीक है। उसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी उसमें रखे हुए हैं इंटरनली, पर सब्जेक्ट वाइज की अगर आप इतने क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेके आओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो उसके बारे में अपन डीपली एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो आज अपन बेसिक बातें करेंगे इसके बारे में, आरपीएससी एसीएफ के बारे में, क्या मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना, कौन सी बुक्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज पीएसयू के एग्जाम से रिलेटेड टेक्निकल तो सारा कवर कर ही रहे अपन, और जो अलग से है आरपीएससी एसीएफ में वो है कि राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह है जनरल नॉलेज वाले पार्ट में, जनरल साइंस है, ठीक है, और इन्वायरमेंट जो कि मेरा ऑप्शनल है। हो सकता है आपने अपना ऑप्शनल कुछ और लिया हो, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंट ऑप्शनल लिया है अपना। तो अपन उसी के बारे में बात करेंगे कि जो जितने भी ऑप्शनल है उनका सिलेबस क्या है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और क्या मार्किंग स्कीम रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो काफी अच्छी पोस्ट है ये। 2018 से ये एग्जाम शेड्यूल्ड था और अभी तक ये एग्जाम हुआ नहीं, बिकॉज काफी बार इसके फॉर्म निकले और उसके बाद है ना मतलब वापस से एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल एक्टिव हुआ। मतलब 2018 की वैकेंसी निकली हुई थी, लेकिन अभी तक आरपीएससी इसका एग्जाम नहीं करवा पाई है। बट जब से जुलाई के अंदर आरपीएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज किया इस साल का, तो उसके अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस टेक्निकल के इसी एग्जाम को दी गई। और जितने भी आरपीएससी ने अब तक शेड्यूल्ड किए हुए थे ना एग्जाम, आप जानते हो सारे एग्जाम ऑन टाइम पे हो रहे हैं। अगस्त के अंदर जितने एग्जाम शेड्यूल्ड थे वो सारे एग्जाम ऑन टाइम हो रहे हैं। तो जहां तक मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि एसीएफ का एग्जाम भी मतलब ऑन टाइम होगा। 22 से 27 सितंबर के बीच में ये एग्जाम में शेड्यूल्ड है। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन तो रखनी है, जिससे कि कभी भी एग्जाम हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो आज अपन बात करेंगे कि क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है ना, क्या फिजिकल पैरामीटर्स रहने वाले हैं आफ्टर क्वालिफाइंग इंटरव्यू, ठीक है, और क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ईच एंड एवरी सेगमेंट के अंदर इसके अंदर क्राइटेरिया रखा गया है। ऐसा नहीं है कि आप कट ऑफ मतलब आप कुछ भी नंबर ले आते हैं, टेक्निकल में अच्छे ले आते हैं या नॉन टेक में कम ले आते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर यहाँ पर सेक्शन वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। तो उसके बारे में अपन आराम से एनालिसिस करेंगे कि क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ईच एंड एवरी सेगमेंट में है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 4 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर दो पेपर होंगे, वो कंपलसरी पेपर होंगे, ठीक है ना। वो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, वो आपके कॉमन रहने वाले हैं। तो पहले जो 2 पेपर होंगे ना, वो जनरल इंग्लिश का होगा और एक जनरल नॉलेज का होगा, ठीक है। और अगले जो 2 पेपर है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जैसे कि मेरा ऑप्शनल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंट। ईएस की प्रिपरेशन करी थी तो इन्वायरमेंट मेरे को सुटेबल लगा, ठीक है ना। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो 2-3 साल हो गया, आपको पता है, एक करते हुए, तो उसको तो लेना ही था। और उसको कंफर्टेबल, जहां अपने कंफर्टेबल अपन को लगता है जो सब्जेक्ट, अपन को वही लेना चाहिए। और उसके अलावा 2 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। तो अपन बात करते हैं आज क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में, ठीक है। अपन यहाँ पर आरपीएससी और एसीएफ और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के एग्जाम सिलेबस और पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो कि आरपीएससी एसीएफ और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है पैटर्न पे कि किस तरीके का पैटर्न होगा। और इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा हो आरपीएससी एसीएफ का, तो वहाँ पर मेंशन है। और अगर नहीं भी पढ़ा हो तो अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और अपन इसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। हर एक सेक्शन वाइज यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, इंटरव्यू तक यहाँ पर रखे गए हैं। तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले तो अपन बात करते हैं कि पहला पेपर यहाँ पर कौन से सेगमेंट का होगा। पहला जो पेपर है ना,
वो आपके जनरल नॉलेज का होगा, ठीक है। तो जनरल नॉलेज वाला पेपर है वो आपके 100 मार्क्स का होगा और इसका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर 3 आवर्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है ही, आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको पता है। और दूसरा पेपर यहाँ पर आपका जनरल इंग्लिश का होगा, ठीक है। ये भी 100 मार्क्स का होगा और ये भी 3 आवर्स का होगा। आपको पता है आपकी कोई सी भी ब्रांच हो, आपने कोई सा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हो, ये आपके कंपलसरी पेपर है, ये आपको देने ही देने हैं। और इनका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है ना, वो रखा गया है आपका 35%। अगर आपके 35% नहीं आते हैं इन पेपर में तो आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपके ऑप्शनल पेपर यहाँ से मतलब होता है ना कि इवेल्यूएट भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज और इंग्लिश ये कंपलसरी पेपर है और यहाँ पर आपको 35% मार्क्स लाना, मतलब एक होता है ना 100 मार्क्स का है तो आपको 35 यहाँ पर लाना ज़रूरी है दोनों में, ठीक है। तो एक होता है ना कि हर एक ईच एंड एवरी जो होते हैं ना आपके सब्जेक्ट हैं उनका भी यहाँ पर इंटरनल वेटेज यहाँ पर रखा गया है। तो इसको आप हमेशा अपने माइंड के अंदर जरूर रखना। अगर आप होता है ना, आप जैसे मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले आता हूँ, अगर मेरी इंग्लिश थोड़ा होता है ना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट इंग्लिश उतनी सही नहीं होती है, तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि 35% मार्क्स तो आपको मिनिमम लेके आने हैं। और देखो जितने मैं जानता हूँ 90,000 स्टूडेंट ACF के एग्जाम में बैठने वाले हैं और 35% मार्क्स बहुत कम क्राइटेरिया है। मतलब होता है ना कि इतने मार्क्स तो आपको मिनिमम आपके, अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, आपको मतलब होता है ना कट ऑफ ही आपकी नहीं क्लियर होगी। तो ये वाली बात है। दूसरा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको पता है कि बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मेरे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ तो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट है यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल साइंस। बिकॉज IAS की प्रिपरेशन करते टाइम इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी और उसी की वापस से रिवाइज करके और होता है ना कि MCQs क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे। और मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा कि मैकेनिकल के लिए आपको कौन सी बुक्स यहाँ से पढ़नी चाहिए और आगे अपन वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इन्वायरमेंट के लिए मैं क्या चीज़ प्रीफर कर रहा हूँ, और हैंड रिटन नोट्स भी है मेरे पास, और जिन बच्चों को चाहिए वो यहाँ पर टेलीग्राम लिंक मैं यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा और वहाँ से आप PDF शेयर कर सकते हैं अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास। बिकॉज सौरभ पांडे सर ने काफ़ी अच्छे यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर करवाए थे ES की प्रिपरेशन के टाइम, तो वो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। और मतलब होता है ना कि आपको काफ़ी एक आइडिया हो जाएगा किसी बुक को पढ़ने से पहले। और बेस्ट बुक उसके बारे में अपन बात करेंगे आगे वीडियो के अंदर। पहले अपन एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, तो ईच एंड एवरी पेपर यहाँ पर 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 200 मार्क्स का जो पहला पेपर होगा और सेकंड पेपर भी 200 मार्क्स का होगा। जो टोटल मार्क्स अलोकेशन है यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 600 मार्क्स का यहाँ पर होगा। 600 मार्क्स आपके इंटरव्यू से पहले पहले यहाँ पर हो जाएंगे। और उसके अंदर जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इन चारों सब्जेक्ट्स का मिलाकर, वो आपको यहाँ पर लेकर आना है 40% मार्क्स, ठीक है। 600 का यहाँ पर आपको 40% लेकर आना है, तो अराउंड ये आपके मार्क्स होते हैं 240, ठीक है। तो 240 मार्क्स तो आपको मिनिमम लेकर ही आने हैं अगर आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होने से बचना है तो ACF के एग्जाम में, ठीक है। और इतने मार्क्स तो स्टूडेंट को लेकर आने ही पड़ेंगे। मतलब होता है ना कि आप भी जानते हो कि कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के लिए जो चाहिए अपन को, वो यहाँ पर मिनिमम 33% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है और 75 मार्क्स का पेपर है। तो इसका 33% जो होता है वो 24.75 अराउंड होता है, ठीक है। तो इतने मार्क्स तो लेकर आने ही पड़ेंगे। और उसके बाद भी जो फाइनल आपका होता है ना, अगर आप यहाँ पर सारे प्रोसेस क्लियर कर चुके हैं, आप इंटरव्यू तक पहुँच चुके हैं, तब भी आपका यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है, वो है 45% मार्क्स। 45% मार्क्स तो आपको लेकर ही आने हैं और ये अराउंड आपके होते हैं 675 का। अगर आप 45% निकालोगे तो वो अराउंड आपका होता है 303 मार्क्स, ठीक है। 303.75 करीब होते हैं आपके। तो इतने मार्क्स तो आपको लेकर आने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक एग्जाम पैटर्न था ACF का और RPSC ACF का, ठीक है ना। और जो फिजिकल है उसके बारे में तो अपन बाद में बात कर सकते हैं। फिर भी एक होता है ना कि मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ कि फिजिकल यहाँ पर जो ACF का होने वाला है वो यहाँ पर है कि बॉयज़ के लिए तो 4 आवर्स के अंदर 25 किलोमीटर की वॉक है, और जो गर्ल्स के लिए है 4 आवर्स के अंदर यहाँ पर 16 किलोमीटर की वॉक है। तो अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं उसके बारे में तो अपन आगे अच्छे से बाद में भी बात कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक एग्जाम पैटर्न या स्ट्रक्चर आप बोल दो। और जो पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट और जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश के जो होता है ना डीपली सिलेबस हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक को डिफाइन किया हुआ है RPSC ने, वो अब मैं आपको PDF आपके साथ शेयर करूंगा, है ना। या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे आप डाल देंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप एक्सेस कर सकते हैं और वहां से आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। और अपनी प्रिपरेशन पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। और बात रही कि ACF का एग्जाम कंडक्ट करवाने की, तो देखो जितना मैं जानता हूँ RPSC ने जब से कैलेंडर रिलीज किया ना अपना नया,
तब से उन्होंने अगस्त में भी एग्जाम शेड्यूल किए हुए थे और अभी सितंबर में भी एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो अगस्त के जितने भी एग्जाम है ना, आरपीएससी ने सारे एग्जाम कंडक्ट करवा लिए हैं और मेरे को लग रहा है कि ये 2018 की वैकेंसी है, ठीक है ना। 2018 में यहाँ पर वैकेंसी निकली थी एसीएफ के अंदर, तो वो वैकेंसी का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम मेरे को लग रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो ना, तो 22 से 27 सितंबर की जो डेट दी हुई है आपको, ठीक है, इसी बीच में ये एग्जाम होगा। तो मोस्टली अब आप जानते हो हार्डली अब आपके पास कितने दिन बचे हैं, अब 1 महीना भी आपके पास नहीं बचा है बिल्कुल। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन पे लग जाइए, ठीक है ना। जनरल नॉलेज के यहाँ पर सारे सिलेबस में आपको डिस्कस करूंगा कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो अपन आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश के जो टॉपिक है ना, मतलब एक होता है ना ऊपर से जो प्रॉपर टॉपिक है वो मैं आपसे बता रहा हूँ, और जो डिफाइन सिलेबस है वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आइडियम एंड फ्रेजेस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है, ये सारे मतलब होता है ना, ये सारा सिलेबस आप जानते हो पीएसयू के एग्जाम में भी आने वाला है आपके, और ये सारा ईएस में भी, मतलब गेट में भी आता ही है, ईएस के अंदर तो पहले आया करता था, ठीक है ना। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज का पेपर है उसमें आपका इंडियन हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, राजस्थान की भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, और मतलब काफ़ी बहुत सिलेबस है यहाँ पर। और जनरल साइंस भी है आपके, और इन्वायरमेंटल इश्यूज, फेमस डेट वगैरह। लेकिन एक होता है ना कि लिमिटेड सिलेबस है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री और इकोनॉमी की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि डिफाइन सिलेबस जो है ना, एक डीपली जो सिलेबस डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत कम टॉपिक दिए हुए हैं, सारे टॉपिक यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पता ही है, बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, फॉरेस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस। तो ये सारे सिलेबस यहाँ पर है, और इस सारे सिलेबस का यहाँ पर होता है ना कि जो एक डीपली डिफाइंड सिलेबस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आप अपनी प्रिपरेशन पर लग जाइए अच्छे से। ये एग्जाम पैटर्न है ही, और जो बेस्ट बुक होगी उसके बारे में अपन आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कौन सी यहाँ पर बुक बेस्ट रहेगी। जैसे मैं अपनी यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और एनवायरमेंटल साइंस की आपको बता दूंगा कि मैं कौन सी बुक फॉलो कर रहा हूँ, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि और स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर हेल्प मिल सके। देखो अपन है ना बेसिकली एक स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर है, अपन सब अभी किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं कोई बहुत एक होता है ना कि आपको एक फोर्स नहीं कर रहा कि आप यही चीज़ फॉलो करो कि इसी से आपको सक्सेस मिलेगी। सबका अपना एनालिसिस होता है। मैं अपना एनालिसिस आपको बेस्ट बता रहा हूँ, जितना मैंने देखा है और जितना मैंने एनालिसिस किया है पिछले कुछ महीनों से, जब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आप अपना एनालिसिस या अपने हिसाब से जो बेस्ट बुक है वो डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को यहाँ पर एक होता है ना कि कंपेरिजन मिल सके कि हाँ यार ये चीज़। तो यहाँ पर जो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके मैं आपको बात करता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियर के अंदर टॉम यहाँ पर आएगा, और उसके क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। टॉम काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर वाइब्रेशंस भी आ जाते हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। मटेरियल साइंस है, मशीन डिज़ाइन एंड मतलब होता है ना कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है अपने, मैन्युफैक्चरिंग है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, थर्मोडाइनमिक्स है, आईसी इंजन है, हीट ट्रांसफ़र है, और एफएम और मशीनरीज है, फ्लूइड मशीन्स, आरएसी यहाँ पर, और पावर प्लांट भी है। तो ये सिलेबस है बेसिकली अपना। गेट का सिलेबस ही इन्होंने पूरा फॉलो किया हुआ है, ठीक है ना। लगभग गेट का सारा सिलेबस है, आप देखोगे कि इसके अंदर गेट का सारा सिलेबस कवर किया हुआ है। इसके अलावा अगर अपन बात करें एनवायरनमेंट की, इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं अपन सबसे पहले, जनरल नॉलेज के। तो ये इंग्लिश का कंपलसरी सिलेबस है, जो आपने देखा ही होगा। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए थे, और यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है सारे टॉपिक्स को, कि आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस वगैरह, टेंस, ठीक है, और मॉडल्स वगैरह, करेक्ट सेंटेंस, वोकेबुलरी के अंदर आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मिल जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आपके कंपैरिजन है, पैसेज वगैरह है, ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। और आपको बता ही दिया था कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप की पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 आएंगे, टाइम ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का होगा, और देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, और ऑल क्वेश्चंस है वो इक्वल मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए हो कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100 है, और 100 यहाँ पर आपको मार्क्स एलोकेट है, नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है। इसके अलावा अपन बात करते हैं जनरल नॉलेज के सिलेबस की। तो जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है वो यहाँ पर डीपली डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। देखो बहुत कम टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि सारा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर यहाँ पर लिया है। तो 19th सेंचुरी का है, 20th सेंचुरी का है, और इसके अलावा जो एक होता है ना कि हेरिटेज वगैरह, वो सब चीज़ें दी हुई है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि यहाँ पर इंडियन जो हिस्ट्री है उसमें से उतना नहीं आएगा जितना यहाँ पर आरपीएससी अपने यहाँ पर स्टेट की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस यहाँ पर पेपर के अंदर करवाएगा। तो यहाँ आरपीएससी जो है वो राजस्थान के अंदर की जो हिस्ट्री है, कल्चर है, बिकॉज काफ़ी कुछ है यहाँ पर, फोक डांस वगैरह,
कौन से फेमस है यहाँ के, क्या फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, क्या मेजर डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है ना, राजस्थानी लैंग्वेजेस वगैरह है, पेंटिंग्स वगैरह है, फोर्ट वगैरह है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो ये यहाँ पर सिलेबस आपको दिया हुआ है हिस्ट्री का। ऐसे इंडियन ज्योग्राफी है और ये ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। ऐसे इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स भी दिए हुए हैं और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान भी है। जनरल साइंस की जो यहाँ पर मैंने बात की थी आपसे वो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और उसके अलावा कुछ बायो के टॉपिक्स भी हैं। और करंट अफेयर के अंदर आपके मेजरली होता है ना, राजस्थान की ही एक इश्यूज़ के बारे में है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके अलावा जो भी रिसेंट एक्टिविटीज़ हुई है, गेम्स वगैरह हैं, स्पोर्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये भी 100 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे और इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे सभी क्वेश्चंस, और नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर के अंदर भी आपके, ठीक है ना। तो ये अपन ने बेसिकली यहाँ से डिस्कस कर लिया है। और इन्वायरमेंट का सिलेबस भी देखते हैं, अगर इन्वायरमेंट का सिलेबस भी है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट काफ़ी लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा और ईएस के अंदर भी आप पढ़ते ही हो इन्वायरमेंट को। तो ये इन्वायरमेंट का यहाँ पर है, यूनिट 1 जो है वो इकोलॉजी वगैरह है ना, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वगैरह है, बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना। तो सारे टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो के, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये सारा सिलेबस पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 200 का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 आएंगे और 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है ना। और ऑल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स यहाँ पर कैरी करेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर। तो जैसे कि अपन ने अभी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डीपली एनालिसिस लिया और एक मतलब होता है ना कि अपन को पता लग गया कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है आरपीएससी एसीएफ का। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में अपन ने देख लिया हर सेक्शन के अंदर कि कितने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। अब अपन बेसिकली बात करते हैं कि क्या क्या बुक्स अपन को चाहिए होगी, ठीक है, इस एग्जाम के लिए। तो जनरल नॉलेज के लिए आपको मैं बता दूं कि जैसे कि इसके अंदर इंडियन हिस्ट्री और इंडियन मतलब होते ना ज्योग्राफी और इकोनॉमी तीनों आने वाले हैं। साथ में राजस्थान की भी यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी तीनों पार्ट आने वाले हैं। और मतलब होता है ना कि अब कहाँ से करें अपना इतना, मतलब होता है ना कि डीपली अब इस समय पढ़ाई करने का कोई रीजन है नहीं, ठीक है ना। और अपन को एक थोरली रिवीजन करना है जिससे कि अपन एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। और मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज के अंदर अपन को होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन के अंदर जब कंफ्यूज होता है तो अपन उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि 4 ही ऑप्शन के अंदर में कुछ अता पता ही ना हो, ठीक है ना। तो उतना हमें पढ़ लेना है। और काफी सारे देखो ऑनलाइन में, तो आपको अभी इस समय यही बोलूंगा, अगर आप कोई नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका रिविजन करो। ये टाइम में कि आप उसको अच्छे से पढ़ लो, एक बार और रिविजन कर लो। बट अगर अभी तक भी किसी भाई ने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है ना, अभी तक मतलब कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है जनरल नॉलेज में या फिर इंग्लिश वगैरह के सेक्शन में, ठीक है, तो आप ही कर सकते हैं कि ऑनलाइन अनअकैडमी वगैरह है, उत्कर्ष क्लासेस वगैरह हैं। ये लोगों ने एसीएफ का पर्टिकुलरली बैच यहाँ पर स्टार्ट किए हुए हैं, वहां पर उनके वीडियो लेक्चर्स हैं। या फिर उत्कर्ष क्लासेस जो आरपीएससी की प्रिपरेशन कराता है, वहां पर राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के बारे में काफी अच्छे वीडियो लेक्चर्स हैं जितना मैंने देखा है, ठीक है। और पर्टिकुलरली कोई मतलब बेस्ट टेस्ट सीरीज है ही नहीं यहाँ पर, आप ऑनलाइन पोर्टल में देखेंगे तो कहीं। तो आपको मतलब है ना प्रिपरेशन खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है, ठीक है, भरोसा रखना पड़ेगा। और जहां तक बात रहती है मतलब एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट की मैं आपको पहले तो अपने नोट्स शेयर कर दूंगा क्योंकि ईएस की प्रिपरेशन की थी। तो सौरभ पांडे सर हैं जिन्होंने की बहुत अच्छी एनवायरनमेंट कवर की हुई है, ठीक है ना, ईएस के लिए, यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए। और आरपीएससी के लिए भी जब आईएन का एग्जाम हुआ था ना, तो यही नोट्स बच्चों ने प्रीफर करे थे। और मोस्टली जो क्वेश्चंस थे ना वो उन्हीं के नोट्स से आए थे, क्योंकि काफी सारा पोर्शन है एनवायरनमेंट का, वो सारा कवर कर देते हैं। और काफी अच्छे टीचर हैं, अगर आप लोग जो पढ़े हुए होंगे उनसे और जिन्होंने नाम सुना होगा अनअकैडमी पे भी वो हैं, तो मैं उनको उनकी जो नोट्स है ना, और काफी अच्छी राइटिंग में किसी स्टूडेंट के, तो मैं पीडीएफ आपसे यहाँ पर टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल्स जो सिलेबस है सब्जेक्ट के, ऑप्शनल सब्जेक्ट के या फिर जनरल नॉलेज, इंग्लिश वगैरह है, उन सारे सिलेबस को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो इजीली। तो एनवायरनमेंट की अपन बात कर रहे थे। सबसे पहले तो नोट्स, अगर आप मतलब होता है ना कि सबसे इजी एक्सेस है अगर आप एनवायरनमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो, बिकॉज अगर आप किसी बुक की हेल्प लेंगे ना तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और जिन्होंने नोट्स वगैरह किए हुए हैं और कुछ अच्छे लेवल पर अपनी प्रिपरेशन को ले जाना चाहते हैं ना, उनके लिए सबसे अच्छी बुक तो शंकर आईएएस है। मतलब उससे बढ़िया बुक नहीं हो सकती है। आप यूपीएससी, उन्होंने साफ बोला, देखो जो ये एसीएफ का एग्जाम है ना, अगर इसके अपन सेंट्रल लेवल पे पोस्ट देखें तो ये होती है आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो इसका जो लेवल है ना एनवायरनमेंट का, उन्होंने बोला तो यही है कि हम एक यूपीएससी के सेम लेवल का देंगे। तो जहां तक होगा ना तो उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर आपको पता है कि देंगे ये लोग। या फिर हम कहीं अच्छे देखें तो काफी सारे मतलब होता है ना कि रिसोर्सेज आजकल अवेलेबल है, बट फिर भी एक स्टैंडर्ड पैरामीटर जो होता है ना वो यूपीएससी का एग्जाम ही है।
तो आप यूपीएससी के एग्जाम के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन करो, और शंकर आईएएस उसके लिए एक आइडियल बुक है, मतलब है ना। अगर आप करना चाहते हो, अगर आपके पास टाइम है सफिशिएंट, तो आप उस बुक को फॉलो करो। एक बहुत अच्छी बुक है, मतलब वो है ना इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। नहीं तो काफी सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहां से भी अपनी प्रिपरेशन को मतलब होता है ना कि स्टार्ट कर सकते हो और वहीं से अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा अपन बात करेंगे टेक्निकल सेक्शन की, कि टेक्निकल सेक्शन क्या मतलब अपन को क्या करना चाहिए, टेक्निकल सेक्शन के अंदर कहाँ से करना चाहिए। तो जो प्रीवियसली होते हैं ना, सबसे पहले तो आप गेट 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, और आईएएस 1 मार्क्स के क्वेश्चन। मैं तो आपको हमेशा पहले यही स्टार्ट करने को बोलूंगा कि आप सोच रहे होंगे आईएएस में 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, बट आईएएस में जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिनके अंदर वन लाइनर टाइप क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है, ठीक है, और ज्यादा घुमा फिरा कर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन उसमें नहीं दी हुई होती है, वो वाले क्वेश्चन हमें करने हैं। और उसके अलावा अगर टाइम होता है ना, तो फिर आप एसएससी जेईई के क्वेश्चन तो कम से कम कर ही लो, है ना। एसएससी जेईई के क्वेश्चन, जूनियर इंजीनियर के क्वेश्चन तो करने ही है। और उसके बाद खुर में मैंने आपसे डिस्कस की थी और आरके जैन डिस्कस की थी। ये 5 रिसोर्सेज है, मैं आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं, इससे बेटर रिसोर्सेज मैंने नहीं देखे हैं कहीं। अगर आप किसी थ्योरी से मतलब पढ़ना स्टार्ट करेंगे अब, या फिर वैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये सोचो कि आपको है ना कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करना है, वो भले ही टेक्निकल सेक्शन हो, वो भले ही नॉन टेक सेक्शन हो, ठीक है। अगर आप जितने क्वेश्चंस करेंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। मतलब ये एक टेक्निक भी है जो अभी मेडिजी वाले फॉलो कर रहे हैं, कि क्वेश्चंस वो करा रहे हैं और उसके थ्रू वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो आप भी खुरमी वगैरह ये जो बुक है ना, उनके अंदर आप देखोगे तो कुछ थ्योरी पार्ट दिया हुआ है आगे, जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स टाइप कवर किए हुए हैं, जिसमें फॉर्मूला सारे उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके बाद उनसे रिलेटेड ही उन्होंने क्वेश्चंस वहां पर आगे 400-500 दिए हुए हैं। जिनके पास वो बुक है वो लोगों को पता होगा। तो आप जब देखोगे ना कि उन क्वेश्चंस को करोगे, और जब आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप वापस से कुछ फॉर्मूला वगैरह देखोगे, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। रादर देन आप थ्योरी पढ़ रहे हो रजिस्टर से, उसके बाद अगर आप थ्योरी पढ़ ही पाए हो, केवल थ्योरी पढ़ पाए हो, और आपने क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं किए हैं, तो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि आपकी सिली मिस्टेक्स होगी, है ना। और ये तो देखो, मैं इतने साल में एक्सपीरियंस कर चुका हूं, जब हम बार बार नोट्स पढ़ के चले जाते हैं ना, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सिली मिस्टेक काफी ज्यादा होती है हमारी। तो आप अभी जितना टाइम हमारे पास बचा है, अगर एग्जाम सितंबर लास्ट वीक में होना है, सितंबर 22 से 27 के बीच में, तो अभी सबसे बेस्ट यही है कि गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन और ईएस के 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो कम से कम आप कर ही लो, ठीक है ना। वो एक बेस हो जाएगा आपका, उससे अच्छा लेवल नहीं आने वाला है अगर आप उतना भी कर लेते हैं ना, क्योंकि 25 से 30 साल की क्वेश्चन है, ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट को आपको 1 या 2 दिन में कवर हो जाएगा, और अभी भी 20-25 दिन अपने पास है। 10 सब्जेक्ट है, आपको पता है टेक्निकल के, तो ज्यादा टाइम लगना है नहीं, ठीक है। तो अपन थोड़ा बेसिक इंग्लिश की बुक के बारे में मैं आपको बता रहा था कि नीतू सिंह एक करके बुक थी केडी कैंपस की, तो ये वाली बुक है इंग्लिश की, ठीक है ना। इसके अलावा जनरल साइंस की जो बुक थी आरपीएससी की, वो मेरे पास ये बुक है। जब आईएन की एग्जाम था तो उस समय ये बुक मैंने परचेस की थी, ठीक है ना। तो ये वाली बुक काफी अच्छी बुक है, तो इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा अपन इन्वायरमेंट की बुक के बारे में बात करेंगे कि इन्वायरमेंट की जो इन्वायरमेंट सेक्शन की सबसे अच्छी बुक है शंकर आईएएस। इससे बेटर मैंने बुक नहीं देखी है, ठीक है ना। अगर आपको इससे करना है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप इस बुक की हेल्प ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको टेक्निकल के बारे में सारी बुक्स वगैरह पहले ही बता दी थी। गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, आईएएस के छोटे वाले क्वेश्चन, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आप देखोगे ना, अगर एसएससी जेईई की अगर आप बात करते हो, तो आप मेरे कहने पर एक बार आरके जैन के क्वेश्चन उठा के देख लेना, मतलब जो उसमें दिए हुए हैं, और एसएससी जेईई का 2019-20 का पेपर देख लेना। आपको लगभग 80% या 70% पेपर आरके जैन में से मिलेगा। तो ये जितने भी देखो, कोई भी छोटे जो एग्जाम होते हैं ना, उसके अंदर जितने भी आपको टेक्निकल सेगमेंट मिलेंगे ना, गेट और आईएएस को आप छोड़ दो, यूपीएससी के टेक्निकल जो पोस्ट वगैरह होती है उनको छोड़ दो, बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं ना, पीएसयूज के एग्जाम हो गए, ये सभी मतलब होते हैं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम से ही इन क्वेश्चंस को उठाते हैं, अपने टेक्निकल वाले क्वेश्चंस को। और इनके लिए आइडियल पैरामीटर्स होते हैं गेट और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम। तो वही से ये क्वेश्चन उठाते हैं, या फिर जो बुक्स वगैरह होती है आरके जैन, ठीक है, खुरमी वगैरह, जो सालों से लोग पढ़ते आ रहे हैं उनसे, तो वो एक स्टैंडर्ड बुक्स उनके लिए होती है, तो वहीं से ये क्वेश्चन अपने फ्रेम करते हैं। तो आपसे मैंने आज बेसिक मतलब होता है ना सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न के बारे में, या फिर क्या क्या बुक सही रहेगी आरपीएससी एससीएफ के लिए, वो मैंने आपसे डिस्कशन किया। अगर आपको कोई भी बुक अगर अच्छी लगती है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने कमेंट बॉक्स में अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि ये बुक उनके लिए सही रहेगी। हो सकता है, देखो, मैंने अपनी बिहाफ ऑफ नॉलेज से आपको सारी बुक्स बताई है कि क्या बुक्स मेरे अकॉर्डिंग सही रहेगी, मैंने भी एनालिसिस करके आपको सारी चीज बताई है। और हाँ, एनवायरमेंट के लिए एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो राजस्थान आरपीएससी की गाइड बुक आती है एक एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, आप उसको एक बार जरूर परचेस कर लेना, वो जयपुर में आपको मिल जाएगी, ठीक है, जहां पर वन संरक्षण अभी मतलब होता है ना कि
एक ऑफिस वगैरह है कहीं पर, मुझे बताया था किसी ने, तो वहाँ आरपीएससी की गाइड मिल जाएगी एक इन्वायरमेंट की, तो वो आप परचेस कर लेना, जिसके अंदर क्या है राजस्थान के बारे में जितने भी यहाँ पर फॉरेस्ट हैं, जो भी यहाँ पर मतलब होती है ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर आपके टॉपिक्स हैं ना राजस्थान के, वो सारे आपको कवर हो जाएंगे। या फिर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं, ऑनलाइन आप पोर्टल पर जाकर सर्च कर सकते हैं क्या क्या राजस्थान में यहाँ पर है, ठीक है, कितने फॉरेस्ट वगैरह हैं और कितनी यहाँ पर कंजर्वेशंस हैं, ठीक है ना, फ्लोरा एंड फोना, और क्या क्या मतलब होता है ना कि आप जानते हो कि अभी जितने हम इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस देख रहे हैं, ठीक है ना, और क्या क्या मतलब होता है ना कन्वेंशंस है, प्रोटोकॉल है, क्या क्या यहाँ पर हेरिटेज हमारा इंक्लूड किया गया है राजस्थान का भी, ठीक है ना, सांबर लेक को भी इंक्लूड किया गया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप उनको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, या फिर आरपीएससी की गाइड आती है पर ईयर की, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और राजस्थान के अंदर कौन कौन सी हेरिटेज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इन्वायरमेंट के पेपर में ना मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान की चीज़ों को ज़्यादा कवर किया जाएगा और आप वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखिए, और एग्जाम देने अपन को कभी भी, ठीक है ना, ठीक है ब्रू आर्मी। तो अपनी प्रिपरेशन पे बस लगे रहो और गिव अप नहीं करना है हमें। फिर मिलते हैं अपन, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।